डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उनके 5वें प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय भाग 1 के दूसरे खंड आदिकालीन साहित्य से 6वीं इकाई रासो काव्य के ऊपर आधारित आज का व्याख्यान है। मित्रों, आज के व्याख्यान में हमारा जो उद्देश्य है वो है रासो काव्य के स्वरूप को समझना, प्रमुख रासो काव्यों का परिचय प्राप्त करना और रासो काव्यों की विशेषताओं को जानना। सबसे पहले हम देखें कि रासो शब्द का अर्थ क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रसायन शब्द से रासो शब्द बना है। रसायन का अर्थ है रसयुक्त रचना और उसी से रासो शब्द बना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं रासक या रास शब्द से रासो शब्द बना है, जो कि संस्कृत की परंपरा से आता है। मित्रों, संस्कृत की नाट्यशास्त्रीय परंपरा में हमें जो रूपकों और उपरूपकों का विवरण मिलता है उसमें रासक भी एक उपरूपक माना गया है। तो वो एक नाट्य की एक विधा के रूप में या नृत्य की एक विधा के रूप में उसका वर्णन नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है संस्कृत के। तो बहुत संभव है कि रासक शब्द ही बाद में कालांतर में अपभ्रंश होकर के या अपभ्रंश में आते आते रासो हो गया हो। और इससे इस बात की भी स्पष्टता ज़्यादा होती है कि जो रासो काव्य मिलते हैं उनका जो विविध स्वरूप मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे कि 4 संस्करण मिले हैं इसके पृथ्वीराज रासो के। तो कैसे इतने संस्करण हुए? तो बहुत संभव है कि ये पृथ्वीराज रासो जो है वो रासक यानी कि कुछ खेले जाने वाली यानी नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली विधा होगी। और चूंकि वो चारणों के पास या जो उनके प्रस्तुतकर्ता थे उनके पास से गुज़रते गुज़रते कोई बहुत लंबे तरीके से खेलता था, कोई छोटे तरीके से छोटे रूप में खेलता था, तो उसके अनुसार उसके 4 संस्करण बने हैं। ये एक माने अनुमान किया जा सकता है। इस पर अभी पूरी तरह से शोध होना और निश्चितता होना बाकी है, लेकिन ऐसा माने बहुत संभव है। और ये रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानना काफ़ी तर्कसंगत लगता है सांस्कृतिक दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखने पर। तो रासो शब्द का ये अर्थ होता है। 3 तरह के रासो हमें अपनी साहित्यिक परंपरा में मिलते हैं। एक वीर गाथात्मक रासो, पृथ्वीराज रासो इत्यादि जिसमें आते हैं। फिर श्रृंगार परक रासो है जिसमें कि श्रृंगारिक वर्णन अधिक मिलते हैं। फिर धार्मिक और उपदेश मूलक रासो भी हमें मिले हैं जो कि जैन परंपरा में के रास हैं। वहाँ पे रासो शब्द की जगह रास शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। और ये इस तरह के 3 तरह के रासो मिलते हैं। अब हम एक नज़र डाल लें कि कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो वीर गाथात्मक जो रासो साहित्य है वही अधिक है और इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल भी दिया था। आदिकाल तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ नाम है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब लिखा था और उस समय उनको जितना जो भी साहित्य मिला था तो उनको विशेष रूप से यही रासो वीरगाथात्मक रासो ही मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल उस काल को कहा था। तो पृथ्वीराज रासो है एक सबसे प्रमुख, चंद बरदाई उसके लेखक हैं। फिर हमीर रासो हैं, शारंगधर उसके लेखक। खुमाण रासो, दलपति विजय लेखक। परमाल रासो जिसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जगनीक उसके कवि हैं। और विजयपाल रासो, नल्ह सिंह भाट उसके रचनाकार हैं। श्रृंगार परक जो रासो हैं उनमें 2 ही रासों का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। एक बीसल देव रासो नरपति नाल्ह का लिखा हुआ,
और दूसरा संदेश रासक, यहाँ पर रासो शब्द का प्रयोग नहीं है, रासक शब्द का प्रयोग है, जैसा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो संकल्पना है उससे मेल खाता हुआ है। संदेश रासक, इसके रचयिता का नाम अद्दहमान या अब्दुल रहमान है। अद्दहमान अपभ्रंश में उनके नाम को इस प्रकार से बोला जाता है, अद्दहमान। जैन परंपरा में जो धार्मिक और उपदेशात्मक रासो मिलते हैं रास नाम से, उसमें उपदेश रसायन रास है जिनदत्त सूरी का, चंदन बाला रास है कवि आसगु का, स्थूली भद्र रास है जिनधर्म सूरी का, भरतेश्वर बाहुबली रास है आचार्य शालिभद्र सूरी का, और रेवंत गिरी रास है विजय सेन का। इसमें से भरतेश्वर बाहुबली रास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसकी बहुत चर्चा होती है और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से भी ये अन्य रास काव्यों के अपेक्षा श्रेष्ठ ठहरता है। अब हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर ले। जो सर्व प्रमुख रासो है पृथ्वीराज रासो। रासो साहित्य की बात आती है तो पृथ्वीराज रासो का नाम सबसे पहले आता है, जैसा कि हमने पहले ही भी चर्चा कर ही ली कि इसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। कहते हैं कि चंद बरदाई पृथ्वीराज के सखा थे, उनके दरबार में थे और वहाँ साथ में रहते हुए उन्होंने जो भी देखा उसका वर्णन उन्होंने अपने महाकाव्य में किया है। लेकिन ये पूरी तरह से सच प्रतीत होता नहीं है। जिस तरह का वर्णन जिस तरह का मिलता है उसमें ये बात कुछ थोड़ी अतिशयोक्ति सी लगती है। बहुत संभव है कि वो रहे हों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, वो रहे हों, राजकवि रहे हों, लेकिन पूरी तरह से पृथ्वीराज के जीवन को देख करके ही उन्होंने लिखा हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। रचना काल भी इसका विवादित है और जो माने जो उसमें घटनाएं वर्णित है पृथ्वीराज रासों में उसको देखते हुए और पृथ्वीराज चौहान जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनका काल देखते हुए उसमें सामंजस्य नहीं बैठता है। लोगों के उसमें जो पात्र हैं, पृथ्वीराज रासों में जो पात्र हैं, उनका समय और पृथ्वीराज का समय अलग अलग ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, तो उसमें संगतता नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा कठिन हो जाता है समझना कि ये वस्तुतः उस समय लिख रहे हैं कि बाद में लिखा था और फिर उन्होंने गड्ढ-मड्ढ कर दिया, दो लोगों को, दो अलग अलग काल के लोगों को उन्होंने एक साथ मिला दिया, या कैसे किया है। तो बहुत सारी इसमें विद्वानों की इस पर चर्चा चलती है कि उसका काल क्या हो सकता है। और 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में कहीं पर भी इसको पृथ्वीराज रासो को रखते हैं अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्कों के आधार पर 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में रखते हैं। माने कुछ का कहना है 12वीं शताब्दी की रचना है, कुछ लोगों ने 14वीं शताब्दी की माना है और कुछ लोगों ने 16वीं शताब्दी की भी माना है। लेकिन आम धारणा जो बनी है उसमें यही है कि 12वीं शताब्दी में संभवतः ये लिखा गया होगा। ये पृथ्वीराज का समय है 12वीं शताब्दी और उसी समय ये लिखा गया है, ऐसी आम धारणा है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अभी नहीं तय हो पाया है कि ये सचमुच 12वीं शताब्दी की है या परवर्ती काल की, यानी 14वीं शताब्दी या उसके बाद भी लिखी गई हो सकती है। और इसका कारण ये भी है, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, कि रासक से अगर ये निकला है तो हो सकता है कि जो अच्छा ये भी हमको ध्यान रखनी चाहिए बात कि जिस समय पृथ्वीराज 12वीं शताब्दी रहा हो या 14वीं शताब्दी भी रहा हो तो भी किताबें छपती नहीं थी, है ना। जो भी काव्य होता था वो मौखिक रूप से ही संचरित होता था, चाहे वो संस्कृत का काव्य हो या देशी भाषाओं या अपभ्रंश का काव्य हो या जो हिंदी बन रही थी उसमें बनना शुरू हुई थी वो काव्य सभी का एक तो पद्य में रचनाएं होती थी, काव्य ही होते थे, गद्य रचनाएं बहुत कम होती थी। और जो भी रचनाएं होती थी वो कवि स्वयं याद रखते थे और फिर उनके शिष्य प्रशिष्य होते थे जो कि उसको याद करते थे और प्रचारित करते थे। तो जब भी लोगों के बीच में अगर सुनाया जाता था, यद्यपि पृथ्वीराज रासो या रासो कोई भी रासो साहित्य है वो मुख्य रूप से दरबारी साहित्य है, वो बहुत आमजन के बीच में नहीं लिखा गया है, लेकिन तब भी 12वीं शताब्दी में भी संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत अधिक प्रतिष्ठित भाषा थी और उसका ज़्यादा सम्मान था।
तो संस्कृत विद्वानों की और प्रतिष्ठा की और राजकुल की भाषा मानी जाती थी। उस अपभ्रंश या हिंदी जो बन रही थी वो अभी भी लोकजन की, वो लोक भाषा के अधिक करीब थी और लोगों के अधिक करीब थी। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में होने के बावजूद चंद्रबरदाई के जो श्रोतागण थे वो आम लोग भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी भाषा में जो कि संस्कृत के इतर भाषा, लोक भाषा के करीब पड़ती है, उसमें लिखा। तो जब उन्होंने रचा होगा और उसके बाद जब वो लोगों के पास गया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको गा करके सुनाने की परंपरा बनी, तो उसमें वो निरंतर परिवर्तित होता रहा। तो इसके कारण हो सकता है कि तथ्यों की भी बहुत हेराफेरी हुई हो, भाषा की भी बहुत हेराफेरी हुई हो, और जो विद्वानों के सामने जो आज समस्या है कि अलग अलग उसके संस्करण मिलते हैं और उसमें अलग अलग कुछ थोड़ी सी अलग प्रकार की भाषा है या अलग कुछ मिलता है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि मौखिक परंपरा, चारणों की मौखिक परंपरा में या कथा गायकों की मौखिक परंपरा में होने के कारण उसमें आसानी से परिवर्तन आता चला गया। तो भी हम अभी मान के चलेंगे कि 12वीं शताब्दी की ये रचना है। रासो काव्य परंपरा का यह प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, जैसा कि शुरू से बता ही रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है और चंद्रबरदाई पहले महाकवि। प्रबंध काव्य है ये और चरित काव्य है। प्रबंध काव्य कहने का मतलब है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो तरह का हो सकता है। तो प्रबंध काव्य है जिसमें एक ही कथा पूरे रचना में चलती है। मुक्तक जिसमें कि हर पद्य या 4-6 पद्यों का एक संकलन एक बात कहता है और उसके बाद फिर बाद के पद्य कुछ और कहते हैं। तो मैंने उनमें कथा की तारतम्यता पूरी ग्रंथ में नहीं होती है। प्रबंध में पूरे ग्रंथ में एक ही कथा चलती है, मैंने एक ही चरित नायक होगा या जिसके जो भी कथा है वो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, ग्रंथ के आरंभ से अंत तक वो एक सिलसिले में चलेगी या एक ही से जुड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई रहेगी। और चरित काव्य है जो कि पृथ्वीराज चौहान का चरित इसमें वर्णित है, इसलिए निश्चित रूप से ये चरित काव्य है। ये संस्कृत महाकाव्यों की जो परंपरा थी, संस्कृत महाकाव्यों के जो मानक तय थे, जो जिस तरह से संस्कृत महाकाव्य लिखे जाते थे, कुछ ये उसी परंपरा में, उसी परिपाटी पे लिखा गया महाकाव्य है। जैसे मंगलाचरण आरंभ में होता था, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा इत्यादि इत्यादि चीज़ें हुआ करती थी, ये रूढ़ी थी संस्कृत महाकाव्यों में, इसी प्रकार से आरंभ करते थे। तो इसी तरह से पृथ्वीराज रासो में भी दिखाई पड़ता है। इसके 4 संस्करण मिले हैं, जैसा कि मैंने चर्चा की ही, बृहत, मध्यम, लघु और लघुतम। तो बृहत संस्करण जो है वो 2500 पृष्ठों का लगभग है और बहुत संभव है कि ये एक समय में न रचा गया हो, बल्कि वही मौखिक परंपरा में उसमें चीज़ें जुड़ती चली गई होंगी रुचि के अनुसार, उस काल के अनुसार और लोगों की मांग के अनुसार, और ये इस तरह इतना बृहत काय वो बन गया। हालांकि बृहत, मध्यम, लघु और लघुतम में माने वही घटनाओं का हेरफेर है, बाकी तथ्यों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो भी हम ये मान सकते हैं कि मौखिक परंपरा में होने के कारण इसके ये 4 संस्करण आए हैं। इसके अध्यायों का नाम समय है, यानी कि जो महाकाव्य है उसमें संस्कृत में सर्ग, निश्चित रूप से सर्ग ही अधिकतर रखा जाता था। महाकाव्यों के जो अलग अलग अध्याय विभाजित किए जाते थे उसका नाम रखा जाता था सर्ग। इसमें समय रखा गया है और उसमें संपूर्ण महाकाव्य में 69 समय हैं, माने 69 अध्याय हैं। वर्ण विषय जैसा कि आप जानते ही हैं, पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित इसमें वर्णित है और उसमें मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो किए गए युद्ध थे, वीरतापूर्ण युद्ध जिसमें उनकी वीरता दिखाई दे रही हो वो, और उनके कई एक विवाह हुए थे, उन सभी विवाहों का वर्णन हुआ है। भाषा इसकी पिंगल है। पिंगल मतलब राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, मतलब मूलतः ब्रज भाषा है, लेकिन वो इस प्रकार की ब्रज भाषा है जिसमें थोड़ी सी राजस्थानी भी मिश्रित है।
हालांकि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसमें केवल इन्हीं दो भाषाओं का ही नहीं, तमाम भाषाओं के शब्द उसमें ढूंढे जा सकते हैं। वो एक तरह से एक कोश हो गया है उस समय की भाषाओं की स्थिति को जानने के लिए। तो बहुत सारे तरह की भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि मुख्य रूप से ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसको कि पिंगल नाम से कहा गया। मुख्य जो रस हैं वो वीर और संभोग श्रृंगार, जैसा कि अभी वर्ण्य विषय के विषय में जब बताया तो उसमें स्पष्ट हो ही गया कि वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन है, जिसमें कि वीर रस का परिपाक हुआ है। और उनके विवाहों में पृथ्वीराज चौहान के जो कई एक विवाह वर्णित है, उसके जरिए संभोग श्रृंगार को बताया गया, दिखाया गया है। दूहा, कवित, गाथा, इस तरह के बहुत सारे छंदों का प्रयोग, लगभग 68 छंदों का प्रयोग इसमें मिलता है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि ये छंद कोश है, छंदों का ये कोश है एक तरह से। कोई भी छंद का नाम लीजिए, आपको पृथ्वीराज रासो में उसका उदाहरण मिल जाएगा। कवि का सबसे सर्वप्रिय छंद, चंद्रबरदाई ने क्या सबसे प्रिय छंद छप्पै लगता है, क्योंकि छप्पे में उन्होंने सबसे ज़्यादा रचना की है। और इसके काव्य की शैली स्वाभाविक है, ओजपूर्ण और माधुर्य गुण युक्त है। ओज उनका युद्ध के वर्णनों में आया है और माधुर्य गुण उनके श्रृंगारिक वर्णनों में आया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रासो है वो है परमाल रासो, जिसको आल्हा खंड भी कहा जाता है, क्योंकि वस्तुतः परमाल रासो पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं हुआ, लिखित रूप में उपलब्ध भी नहीं हुआ है। ये आल्हा गायन होता है और उस समय 1848 में संभवतः वो किसी अंग्रेज़ अधिकारी ने देखा, सुना और उसको ये महत्वपूर्ण लगा और उसने उसको संकलन करके गाते थे। वो माने आल्हा गायन करने वालों की परंपरा थी और वो गायन करते थे और उसमें से निकाल करके उन्होंने फिर पुस्तकाकार उसको प्रकाशित कराया। तो इस तरह से इसका आल्हा खंड ही मिला है, जिसके कारण इसको आल्हा खंड भी कहा जाता है। लेकिन बाद में विद्वानों ने शोध करके और जब श्याम सुंदर दास जी ने इसका संपादन किया तो इसको परमाल रासो नाम दिया और माना कि ये पूरा ग्रंथ रहा होगा, जिसका कि अब केवल आल्हा खंड रह पाया है। रचनाकार इसके जगनीक माने जाते हैं और रचना काल कब रचा गया ये स्पष्ट नहीं है। 15वीं शताब्दी का अनुमान होता है कि संभवतः यह 15वीं शताब्दी में रचा गया होगा। लोकगीत शैली में लिखा गया वीर काव्य है, बहुत ही ओजपूर्ण है। इसका जो गायन होता है वो एकदम नसें फड़का देता है। माने अकर्मण्य व्यक्ति भी इसको सुन करके एकदम उत्तेजित और कुछ कर गुजरने के लिए सन्नद्ध हो जाए, इस प्रकार से इसकी भाषा और इसकी लय जो है, गायन है इसका, बहुत ही खून में उबाल लाने जैसा है। बुंदेलखंडी प्रभावित ब्रज इसकी भाषा है। बुंदेलखंडी वैसे भी काफ़ी ओजपूर्ण भाषा मानी जाती है और उससे प्रभावित जो ब्रज भाषा है वो इस काव्य की भाषा है। 36 खंडों में ये विभाजित है। इसमें भी सोरठा, दोहा, छप्पै, कुंडलियाँ और संस्कृत छंदों का भी प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है। दो हमने मुख्य रूप से वीरगाथात्मक उसका परिचय, रासों का परिचय प्राप्त किया। अब श्रृंगारिक रासों में भी दो का हम परिचय प्राप्त करेंगे। पहला है बीसल देव रासो जिसके कि नरपति नाल रचनाकार हैं। 1155 ईस्वी इसका समय है लिखे जाने का, ये लगभग निश्चित है। 4 खंडों में ये विभक्त है, श्रृंगारिक रचना है। मुख्य रस वियोग श्रृंगार है। इसमें बीसल देव का विवाह होता है उड़ीसा की राजकुमारी से, और राजकुमारी के कुछ ताने से, कुछ कहने से वो बहुत कुपित होकर के या रूठ करके वो चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्षों तक रानी और राजा का विछोह रहता है। और उसी 12 वर्ष के समय का वर्णन विशेष रूप से है इसमें, उस विरह काल का इसमें वर्णन है।
और उसके बाद अंत में राजा और रानी का मिलन होता है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी है। 12वीं शताब्दी के मध्य की रचना है ये, और उस समय अपभ्रंश भी चल रही थी और हिंदी बन रही थी। तो वैसे ही मतलब अपभ्रंश का काफ़ी प्रभाव लेकर के जो हिंदी पुरानी हिंदी है वो इस महाकाव्य की भाषा है। दूसरा श्रृंगारिक रासो जो है, जो रासक के नाम से संदेश रासक, इसके रचनाकार अद्दहमाण और रचनाकाल इसका भी 12वीं शताब्दी ईस्वी है। ये 3 प्रक्रमों में विभक्त है, छोटी सी रचना है, 223 पद्य हैं केवल इसमें, और इसमें भी मुख्य रस वियोग है, वियोग श्रृंगार। इसमें भी कथा में यही है कि एक नायिका का विवाह होता है और पति जो है वो व्यापार के सिलसिले में या किसी काम से वो गुजरात खंबात चला जाता है, और एक पथिक उसको मिलता है नायिका को, जो कि उसको पता चलता है कि वो भी जा रहा है वहाँ खंबात। तो वो अपने पति के लिए संदेश भेजना चाहती है, और पूरे बार बार पथिक जाने को उद्यत होता है और रोक करके फिर वो करुण संदेश अपना सुनाती है, और अंत में जब वो पथिक को अंततः विदा करती है तो देखती है सामने से पति आ रहा है। तो क्षमा कीजिएगा, ये भी वियोग श्रृंगार का है। इसमें भी बहुत ही सुंदर ढंग से वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ है। सभी दशाएं इसमें बताई गई हैं। 22 प्रकार के छंदों का, इस छोटी सी रचना में 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, जिसमें से रासा नामक छंद मुख्य है, और इसकी भी भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी ही है। दोनों बीसलदेव रासो और संदेश रासक के का रचना काल लगभग एक साथ है, बहुत ज़्यादा माने बहुत कालांतर की रचनाएं नहीं हैं, लगभग एक समय की रचना है, और इसीलिए एक तरह की भाषा का प्रयोग उसमें दिखाई पड़ता है। अब हम दो ऐसे जो उपदेश मूलक हैं रासो, है ना, जो धार्मिक रासो हैं, धर्म की स्थापना के लिए मुख्य रूप से रचे गए जैन परंपरा के, वो उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो उसमें एक पहला है भरतेश्वर बाहुबली रास, बहुत ही महत्वपूर्ण रास है ये। शालिभद्र सूरी इसके रचनाकार हैं, 12वीं शताब्दी ईस्वी की ये भी रचना है, और कहते हैं कि जैन साहित्य की रास परंपरा जो है ये इसी रास से शुरू होती है, माने ये पहला रास है जैन परंपरा में। इसमें भी मुख्य रस वीर है, क्योंकि भरत और बाहुबली का इसमें विवाद या युद्ध दिखाया है, लेकिन फिर ये इस युद्ध की परिणति भरत की मृत्यु से होती है। बाहुबली के बड़े भाई हैं वो, और इससे बाहुबली के मन में बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है, और अंततः इस रास का जो समापन है वो शांत रस में होता है। तो इस तरह से मैंने उन्होंने इसमें अहिंसा का उपदेश, एक तरह से जो जैन धर्म के जो शिक्षाएं हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो इसमें अंततः उसको प्रमाणित किया है या उसको बताया है। चौपई, रास, दोहा आदि छंदों का प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है। भाषा प्राचीन राजस्थानी और गुजराती प्रभावित अपभ्रंश है। मित्रों ये ध्यान रखिए, 12वीं शताब्दी में अभी हिंदी पूरी तरह से नहीं बन पाई थी, और अपभ्रंश चल रही थी। अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी की ओर बढ़ रहे थे, और उसी संधि काल की ये भाषाएं हैं, ये सभी जो रास हैं उसकी भाषा उसी संधि काल की है, जब भी अपभ्रंश के कुछ तत्व भी भाषा में रह गए थे और हिंदी के भी कुछ तत्व आने शुरू हो गए थे। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है, महत्वपूर्ण रास है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण रास जैन परंपरा का है वो चंदन बाला रास है। हालांकि और भी जो रास है, उपदेश रसायन रास, ये सब भी महत्वपूर्ण है। उपदेश रसायन रास जो है वो मुक्तक है, ये सभी प्रबंध है। इसमें सभी में एक कविता, एक कहानी चलती है, एक किसी चरित नायक का चरित्र चलता है, लेकिन उपदेश रसायन रास जो है उसमें मुख्य रूप से जैन धर्म की शिक्षाएँ हैं, जैन धर्म के संबंध में उपदेश दिया गया है। तो वो उसमें मुक्तक है, उसमें अलग अलग पद्यों में अलग अलग शिक्षाओं की बात की गई है, तो वो एक मुक्तक रास है। बाकी सभी जिनका नाम लिया हमने अभी, जहाँ जितने के विषय में पढ़ा, वो सभी प्रबंध रास हैं। तो चंदन बाला रास के रचयिता हैं कवि आसगु। इनका भी रचना काल जो है 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास है, 1200 ईस्वी।
और 35 पद्य हैं सिर्फ इस खंड काव्य में, छोटा सा एकदम खंड काव्य है ये, करुण मुख्य रस है इसका। और इसमें चंदन बाला नाम की राजकुमारी के भाग्य का वर्णन है, जो उसका दुर्भाग्य एक तरह से कहना चाहिए, उसका करुण वर्णन है। और अंततः फिर वो उसका इसकी भी परिणति शांत रस में होती है, चंदन बाला वैराग्य के लिए प्रस्तुत होती है, तो ये भी अंत में शांत रस की ओर बढ़ता है करुण रस से। चौपाई, दूहा आदि छंदों का प्रयोग इसमें दिखाया है और अपभ्रंश इसकी भाषा है, जैसा अपने समकालीन दूसरे रचनाओं के जैसे। रासो काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं एक बार हम थोड़ा सा जान लें। रासो काव्य जो है वो ऐतिहासिकता भी उनमें है और कल्पना भी है, माने एकदम इतिहास नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनके जो युद्ध हैं उनमें से कुछ युद्ध सचमुच हुए थे, कुछ हो सकता है कि कवि की कल्पना हो, लेकिन अधिकतर युद्ध उन्होंने किए थे। गोरी के साथ उनका 3 बार का युद्ध दिखाया है, लेकिन वस्तुतः शायद 2 बार ही हुआ था ऐतिहासिक दृष्टि से, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो युद्ध हुए थे। तो इस तरह से ऐतिहासिकता होती है, लेकिन कल्पना का भी बहुत है, इसमें कल्पना का भी सम्मिश्रण है, कल्पना भी मुक्त रूप से कवि ने की है। फिर ये प्रशस्ति काव्य है, ये दरबारी काव्य है, किसी राजा के आश्रय में लिखा गया है, तो इसलिए इसमें प्रशस्ति अवश्य, माने राजा की प्रशंसा, इस प्रकार का ये काव्य लिखा जाता है कि जिससे कि राजा के अधिक गुणों के विषय में बताए, उनकी प्रशंसा हो। युद्ध और प्रेम का वर्णन ये मुख्य रासों का है, या तो युद्ध होगा या प्रेम होगा, या दोनों, माने वीर और श्रृंगार पर ही आधारित मुख्य रूप से रासो काव्य हैं। और प्रबंध, खंड और मुक्तक काव्य तीनों रूप में मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अधिकतर तो प्रबंध ही हैं, फिर खंड है, एक चंदन बाला रास जो है छोटा सा, जो वो खंड काव्य है, और मुक्तक काव्य उपदेश रसायन रास जो है वो मुक्तक काव्य है। एक इसका अभिव्यंजना पक्ष के विषय में हम थोड़ा सा जान लें। भाषा डिंगल और पिंगल, डिंगल में राजस्थानी मिश्रित है, ब्रजभाषा के मिश्रण से जो भाषा बनती है वो पिंगल है, और विभिन्न भाषाओं से विविध शब्दों का ग्रहण किया है। तो इस तरह से ये भाषाओं के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्य बनता है। सभी पारंपरिक अलंकारों का प्रयोग है, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति काफ़ी प्रयोग हुआ है। छंद में भी विविधता है, जैसा कि कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो बिल्कुल छंदों का कोश बन गया है। दोहा, चौपाई, गाहा, छप्पे, रोला, कुंडलिया, उल्लाला, पद्धरी आदि प्रमुख छंद हैं जो कि रासो काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। मित्रों, आज का ये व्याख्यान हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। रासो के संबंध में एक रूपरेखा हमने बताई, आप अपनी स्वाध्याय सामग्री से पढ़िए, और यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई आपको शंका उपस्थित होती है, तो आप हमें baou.ba.hindi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ईमेल करते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का, आपके स्टडी सेंटर का नाम और कोड, और आपने जो आपका जो कोर्स है उस कोर्स का नाम जरूर लिखें। तो अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।